आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो फाइनेंस और टेक का एक बड़ा ही दिलचस्प हाँ, एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है दोनों का। सही कहा। तो इस विश्लेषण में हम माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट के एक ऑफिशियल आलेख को डिकोड करेंगे, जो कि एक बहुत ही खास एक्सेल फॉर्मूला पर आधारित है। फॉर्मूला का नाम है COPUDNC और सुनने में ये किसी सीक्रेट कोड जैसा जरूर लगता है, पर आज की चर्चा का लक्ष्य इसको आसान बनाना है। देखिए, नाम थोड़ा टेक्निकल लगता है पर इसका काम बहुत क्लियर है। बेसिक लेवल पर यह फंक्शन करता क्या है? अगर एक बॉन्ड खरीदा जाता है जिसे हम सेटलमेंट डेट कहते हैं, हाँ, सेटलमेंट डेट, वहां से लेकर अगले कूपन मतलब अगले ब्याज पेमेंट तक बचे हुए दिनों को गिनता है। पर सोचने वाली बात यह है कि इस छोटी सी कैलकुलेशन के लिए एक पूरे एक्सेल फंक्शन की क्या जरूरत पड़ गई? करा सकती है। ये फॉर्मूला उस ह्यूमन एरर को पूरी तरह से हटा देता है। हजारों का नुकसान तो कोई नहीं चाहेगा, तो इसको यूज करने का एग्जैक्ट तरीका क्या है? मतलब इस फॉर्मूला को बनाते कैसे हैं? इसको ना एक रियल लाइफ सिनेरियो की तरह समझते हैं। सबसे पहले एक्सेल को खरीदारी की तारीख बतानी होती है, जिसे सेटलमेंट कहते हैं। फिर उस बॉन्ड की आखिरी तारीख आती है, जिसे मैच्योरिटी डेट कहा जाता है। सही कहा। उसके बाद सिस्टम को फ्रीक्वेंसी बतानी होती है कि साल में ब्याज कितनी बार मिलने वाला है। ये ना सिर्फ 1, 2 या 4 हो सकती है। मतलब सालाना, छमाही या तिमाही? राइट, एग्जैक्टली। और आखिर में ना एक ऑप्शनल चीज आती है, बेसिस। ये दरअसल दिन गिनने का नियम है। नियम मतलब अलग अलग देश के अलग रूल्स? हाँ, जैसे कुछ मार्केट साल में पूरे 365 दिन मानते हैं, जबकि यूएस सिस्टम में हर महीने को 30 दिन का मानकर साल में सिर्फ 360 दिन गिने जाते हैं। तो बेसिस वाला हिस्सा एक्सेल को बताता है कि कैलेंडर को किस नजरिए से देखना है। पर कैलेंडर और डेट्स की बात निकली है तो स्रोत में एक ऐसी डिटेल है जो सच में बहुत हैरान करती है। एक्सेल डेट्स को कैसे प्रोसेस करता है उस बारे में ना? हाँ, हम नॉर्मल लोग डेट्स को टेक्स्ट की तरह पढ़ते हैं, पर एक्सेल के अंदर का लॉजिक तो बिल्कुल ही अलग चल रहा है। ये एक्सेल का नमस्ते। आज हम एक्सेल के एक बड़े काम के फाइनेंशियल फंक्शन की बात करने वाले हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं। नाम है COUP डेज एंड सी। चलिए देखते हैं कि यह है क्या और यह हमारे काम को कितना आसान बना सकता है। अच्छा, जो लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके मन में एक सवाल तो हमेशा घूमता ही रहता है ना, कि भाई अगला पेमेंट कब आएगा या अगले पेमेंट में अब कितने दिन बचे हैं। तो बस एक्सेल का ये कूपी डेज एनसी फंक्शन ठीक इसी सवाल का जवाब देने के लिए बना है। और जानते हैं, ये फंक्शन इस मुश्किल से लगने वाले काम को इतना आसान बना देता है कि बस कुछ ही सेकंड्स में एकदम सटीक जवाब मिल जाता है कि कितने दिन बचे हैं। तो COUP डेज करता क्या है? इसका काम बहुत ही सीधा साधा है। ये बस आपकी सेटलमेंट की तारीख, मतलब जिस दिन आपने बॉन्ड खरीदा उस दिन से लेकर अगली कूपन पेमेंट की तारीख के बीच कितने दिन हैं ये गिनकर बता देता है, बस। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो सवाल यह है कि यह काम करता कैसे है। इसको समझने के लिए हमें इसके सिंटैक्स को देखना होगा, मतलब इसके फॉर्मूले की जो बनावट है उसे। चलिए इसके एक एक हिस्से को जरा गौर से समझते हैं। तो फॉर्मूला स्क्रीन पर दिख रहा है, इक्वल्स टू COUP डेज NC, और इसके ब्रैकेट के अंदर हमें 4 चीजें डालनी होती हैं जिन्हें हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ये हैं सेटलमेंट, मैच्योरिटी, फ्रीक्वेंसी और बेसिस। एक बात याद रखने वाली है कि पहले 3 तो जरूरी हैं, लेकिन चौथा वाला यानी बेसिस ऑप्शनल है। चलिए अब इन चारों को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। चलिए अब एक एक करके इन सभी आर्ग्यूमेंट्स का मतलब समझते हैं, ताकि जब इसे इस्तेमाल करें तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले है सेटलमेंट। ये सिक्योरिटी की सेटलमेंट डेट होती है। सीधे सीधे कहें तो ये वो तारीख है जिस दिन आपने बॉन्ड खरीदा। एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, ये बॉन्ड के जारी होने की तारीख नहीं है, बल्कि आपकी खरीदने की तारीख है। इसके बाद आता है मैच्योरिटी। ये सिक्योरिटी की मैच्योरिटी डेट है, मतलब वो तारीख जब बॉन्ड की म्याद पूरी हो जाती है और आपका लगाया हुआ पैसा वापस मिल जाता है। तीसरा है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि एक साल में कितनी बार कूपन का पेमेंट मिलता है। अगर साल में एक बार मिलता है तो 1 लिखेंगे, अगर हर 6 महीने में यानी सेमी एनुअली तो 2, और अगर हर 3 महीने में यानी क्वार्टरली तो 4 डालेंगे। और आखिर में है बेसिस, जो कि जैसा मैंने पहले बताया ऑप्शनल है। ये एक्सेल को बताता है कि दिनों की गिनती किस मेथड से करनी है, क्योंकि देखिए अलग अलग फाइनेंशियल मार्केट्स में दिन गिनने के अलग अलग नियम होते हैं, तो ये ऑप्शन उसी के लिए दिया गया है। अगर इसे खाली छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं, एक्सेल अपना डिफॉल्ट तरीका इस्तेमाल कर लेगा। अब ये जो टेबल है इसमें बेसिस के लिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं।
आप देख सकते हैं 0 से लेकर 4 तक हर नंबर का एक अलग मतलब है, जैसे एक्चुअल बाय एक्चुअल या US 30/360। इससे होता यह है कि आपकी कैलकुलेशन पर आपको पूरा कंट्रोल मिलता है, जो कि अलग अलग फाइनेंशियल नियमों के हिसाब से बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए, थियरी तो बहुत हो गई, अब इसे असल में काम करते हुए देखते हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण लेते हैं, जिससे ये समझने में आसानी होगी कि ये सारी चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं। ओके, तो ये रहा हमारे उदाहरण का डेटा सेट। सेटलमेंट डेट है 25 जनवरी 2011 और मैच्योरिटी डेट है 15 नवंबर 2011। फ्रीक्वेंसी है 2, मतलब पेमेंट सेमी एनुअल है, और बेसिस है 1, यानी हम एक्चुअल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस डेटा को लेकर हमारा एक्सेल फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, इक्वल टू कूप डेज NC A2, A3, A4, A5। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा ये सारा डेटा सेल A2 से लेकर A5 तक में रखा है। और इसका रिजल्ट क्या आता है? 110। इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉन्ड के लिए 25 जनवरी की सेटलमेंट डेट से अगले कूपन पेमेंट तक पूरे 110 दिन हैं। देखा कितना सिंपल और कितना फास्ट। पर एक मिनट रुकिए, कभी कभी फॉर्मूले में गड़बड़ भी हो सकती है। कोई भी टूल तभी बेस्ट काम करता है जब हम उसे सही से इस्तेमाल करें, है ना? तो चलिए अब जरा उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो इस फंक्शन को इस्तेमाल करते समय हो सकती हैं और उनसे कैसे बचना है। तो ये हैं कुछ कॉमन एरर्स। जैसे अगर हैश वैल्यू एरर दिखे तो समझ जाइए कि सेटलमेंट या मैच्योरिटी की डेट में कुछ गड़बड़ है, वो सही फॉर्मेट में नहीं है। और अगर हैश नम एरर आए तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है फ्रीक्वेंसी 1, 2 या 4 के अलावा कुछ और डाल दी हो, या बेसिस 0 से 4 की रेंज के बाहर हो। एक और वजह यह भी हो सकती है कि सेटलमेंट की तारीख मैच्योरिटी की तारीख से आगे की डाल दी हो। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो एरर से बचना बहुत आसान है। तो अब अगले कूपन पेमेंट में कितने दिन बाकी हैं, ये निकालना तो चुटकियों का खेल हो गया। अब सवाल ये उठता है कि इस जैसे फाइनेंशियल टूल्स का इस्तेमाल करके कोई अपने इन्वेस्टमेंट को और बेहतर तरीके से कैसे ट्रैक कर सकता है और अपने पोर्टफोलियो को कैसे और मजबूत बना सकता है। जरा सोचिएगा इस बारे में।